बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील लियाकतपुर में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आप तहसील के काम को बाखूबी सरअंजाम देते हैं। आप गवर्नमेंट के कानून को अमल दरामद कराने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं और अफसरान के राब्ते में रहते हैं। इससे गुड गवर्नेंस प्रमोट होती है। तो आज हम रेवेन्यू एजेंट के हवाले से बात करेंगे और लियाकतपुर में क्या डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से बात करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद अरशद भट्टू साहब, असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर कोई भी इंसान है तालीम से बढ़कर तरक्की करता है। तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि किसी के भी मुस्तकबिल के लिए जो एजुकेशन है वो तो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है। तो जैसे हम बाकी हैं, ऑब्वियसली मैंने भी अपनी तालीम का आगाज़ अपने होम टाउन से स्टार्ट किया। मैट्रिक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज सिटी हाई स्कूल भावनगर से की और ग्रेजुएशन उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। सिमिलरली फिर मास्टर अपना इसमें कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सिमिलरली फिर आगे एमफिल भी कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एंड लेटर ऑन एलएलबी भी मैंने किया बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, आप असिस्टेंट कमिश्नर कब बने? आपने पीएमएस का एग्ज़ाम पास किया था या सीएसएस का? हाँ, मैंने पीएमएस का एग्ज़ाम पास किया। मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया था और उसी को क्वालिफाई किया और 15 में मैंने ज्वाइनिंग किया था पीएमएस ऑफिसर। अगर स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की बात करें तो आपको स्पोर्ट्स से लगाव है? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स खेलते रहे हैं आप? हाँ, ऑब्वियसली बाकी बच्चों की तरह हमने भी स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट किया। क्रिकेट में, हॉकी में हम खेलते थे स्कूल लेवल पे और बड़ा अच्छा था उस वक्त। आपने इस शहर में असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज कब संभाला? मैंने दिसंबर 19 में यहाँ पे चार्ज अज्यूम किया था और अभी तक अल्लाह का शुक्र चल रहा है। जब तक यहाँ पे रिज़्क है चलता रहेगा। और गवर्नेंस के हवाले से यहाँ क्या क्या मसाइल हैं? देखें, बाकी जैसे पंजाब की बाकी तहसीलें हैं, बाकी एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी गवर्नेंस के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। ऑब्वियसली वो ग्राउंड लेवल पे बैकवर्ड तहसील है, थोड़ी मल्टी कल्चरल है और इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, हमने इसमें बेहतरी लाने की कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं अपनी। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आ जाएगी। अच्छा सर, लियाकतपुर की बात करें तो लियाकतपुर के कौन से बड़े मसाइल हैं जिन पर आपका फोकस है कि इसको हल किया जाए? देखें, लियाकतपुर में तो ओवरऑल ही काफ़ी सारे जैसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनमें से जैसे हमारा यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जब से मैंने ज्वाइनिंग की है तब से उसको हम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे सीवर पानी एक तो यहाँ पे कड़वा है, नीचे ज़मीनी पानी जो है, ठीक। लेकिन उसके साथ जो सीवर का निज़ाम है ये बड़ा आउटडेटेड हो गया है और सदरात से ये है वो शायद एक्सपायर हो गया है। तो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं बेहतरी लाने की। बहुत सारा काम भी किया है, बट चूँकि ये आउटडेटेड हो गया है, उसको जितना मर्जी हमने एफर्ट किया है उसको बेहतरी लाने में, लेकिन उसको इम्प्रूव शायद उतना नहीं कर पाए, क्योंकि शायद इसका भी ये निज़ाम चल नहीं पाएगा जब तक कि नया सीवर सिस्टम नहीं लाएंगे हम लियाकतपुर में। तो उसके लिए ऑब्वियसली बजट की ज़रूरत है। उसमें हमने अपील भी की है, रिक्वेस्ट भी की है तमाम हमारे जहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे, उनको भी, तो उन्होंने भी एग्री किए हैं। उन कोशिश कर रहे हैं सारे इंशाल्लाह। तो इसकी शहर की बेहतरी के लिए तो नया सीवर निज़ाम आएगा तो शायद इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि पानी तो बेसिक एक बुनियादी ज़रूरत है। तो जब साफ़ पानी नहीं मिलेगा लोगों को तो ये उसके लिए बड़ा इशू है इलाके के लिए भी। तो सबसे पहली बात तो ये है। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी और लियाकतपुर आने से पहले आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग तो मैंने लाहौर में ही बतौर सेक्शन ऑफिसर सेक्रेटेरिएट में SNGAD में ज्वाइन की थी। लेटर ऑन मैं अभी पाकपतन से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे भी मैं बतौर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर की तरफ से काम करता था। सर, आप असिस्टेंट कमिश्नर बने, आपको कैसा लगा था? खुशी तो हुई होगी। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? हाँ, देखें, जैसे कोई भी इंसान है उसको एक कामयाबी मिलने पे वो खुशी तो होती है, वो नेचुरल है बेसिकली। कोई भी एफर्ट करता है, कोई भी स्ट्राइव फॉर करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो जब वो उस मंजिल को पा लेता है या वो उसको अचीव कर लेता है तो ऑब्वियसली एक खुशी का एहसास तो होता है। लेकिन उसके पीछे एक लंबी स्ट्रगल होती है, वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती। वो आपको वही बंदा फील कर सकता है उस खुशी को कि आप जिसने एफर्ट की होती है, स्ट्रगल की होती है, उस चक्की से पिस के आया होता है। तो वो उसके फीलिंग में कोई जज नहीं कर सकता, वो खुद ही इंसान समझ सकता है उस चीज़ को। तो ऑब्वियसली जब कामयाब होता है इंसान, कोई भी हो, किसी भी चीज़ में काम कर रहा हो, एफर्ट कर रहा हो, तो वो कामयाब होता है तो खुशी होती है। इसलिए मुझे भी।
अगर रेवेन्यू के हवाले से बात करें तो आप रेवेन्यू किस तरह जनरेट करते हैं? देखिए, हमारा जो बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और बतौर कलेक्टर सब डिवीज़न, हमारा प्राइमरी जो फंक्शन है वो रेवेन्यू रिकवरी है। तो रेवेन्यू रिकवरी में पिछले साल हमने बड़ी एफ़र्ट्स की। जब से मैं आया तो बहुत बुरा हाल था तहसील के अंदर ना रिकवरी का। तो मैंने अपनी पूरी जो हमारी टीम थी उसको चैनलाइज़ किया, उसको स्पीड अप किया, खुद फॉलो अप किया, खुद पर्सनल इंटरेस्ट लिया। तो हमने बड़ी उस पर एफ़र्ट्स की। तो इसमें हमने जो हमारे जैसे बाकी एड्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है जो लैंड बेस्ड होता है, इनकम बेस्ड होता है, इसी तरह से बाकी FBR का भी, इसी तरह बाकी जो हेड्स होते हैं उसमें हमने कोशिश करके बड़ी बेहतरी लाए। लेकिन हमारा जो वाटर रेट था जिसे माबियाना कहते हैं, उसमें हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, उसमें हमें बड़ी बेहतरी उसमें लाए। तो ओवरऑल पंजाब में उसमें हम फर्स्ट पोजीशन पे आए थे, जिसके लिए हमें उसमें एक्नॉलेज भी किया गया, SMBR साहब ने बुलाया था और हमें सर्टिफिकेट्स भी दिए। और वो हमारी तहसील का, उस तहसील का भी और हमारा ज़िला भी फर्स्ट पोजीशन पे रहा। तो वो बड़ी अचीवमेंट थी हमारे ज़िला रहीम यार खां की और लियाकतपुर की। अच्छा सर, माशाल्लाह आप ऑफिसर हैं। CSS या PMS करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? देखिए, ये तो आपका एक पर्सनल आपकी हार्ड वर्क है बेसिकली। जी। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, हमारा टैलेंट की तो कमी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में। तो अब सिर्फ कमी है हार्ड वर्क की और फोकस्ड होने की है कि जो जिस काम में फोकस कर लेता है, मेहनत करता है, वो कामयाब हो जाता है। तो एग्ज़ाम कोई भी हो दुनिया का, आप अगर फोकस्ड हैं, आप डेडिकेटेड हैं और उस पर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अचीव कर लेते हैं। कोई भी इम्तिहान मुश्किल नहीं होता। सर, PMS CSS करने के लिए डॉन न्यूज़पेपर किस हद तक पढ़नी चाहिए, उसका क्या किरदार है? देखिए, डॉन न्यूज़पेपर जब से पाकिस्तान बना है बेसिकली ये हमारा पायनियर न्यूज़पेपर है। जी। और इसकी लैंग्वेज जो है, स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है और रिकमेंडेड भी है कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो डॉन न्यूज़पेपर का बड़ा अच्छा रोल रहा है। तकरीबन तमाम भी जो कंपटीटर्स होते हैं, जो भी अफसरान आते हैं, अफसर बनते हैं, वो डॉन न्यूज़पेपर से फेमिलियर हैं और पढ़ के आए हैं। तो बड़ा हेल्पफुल रहा ये। मैंने भी पढ़ा डॉन न्यूज़पेपर, तो मेरा ख्याल में काफ़ी की रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर डॉन जो है हमारा। अच्छा सर, लियाकतपुर के लोगों को आपने कैसा पाया? देखिए, जब कहीं की भी जैसे हमारा कल्चर है, मल्टी कल्चरल है पाकिस्तान का, मल्टीलिंगुअल है। इस तरह यहाँ पे भी कल्चर हमारा डाइवर्सिटी है, लिंगुअल है। जैसे हम यहाँ सराइकी कल्चर है हमारा, पंजाबी है, महाजर भी हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं। जी। तो एक मल्टीफेरियस किस्म के यहाँ पे कल्चर हैं। तो इसी तरह से लोग भी ज़रा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। लेकिन चूँकि ओवरऑल पंजाब के अच्छे लोग हैं, हमारा ये जो हमारी जो ये स्टेट भावलपुर है, तो ओवरऑल कल्चर इसका अच्छा है, लोग इनहेरेंटली अच्छे हैं। ऑब्वियसली अच्छे बुरे तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अच्छा सर, जब आप शहर का रुख करते हैं तो दुकानदारों को जुर्माने करते हैं, तो वो किस बुनियाद पर करते हैं और उन जुर्माना करने के बाद उनकी काउंसलिंग भी करते हैं आप? जी बिल्कुल, देखें, जुर्माना जो करना मकसद नहीं होता। गवर्नमेंट का जो बेसिकली स्ट्रेटजी या पॉलिसी है ना, बेसिकली आवाम को रिलीफ देना है। देखें, जो कुछ लोग मुनाफाखोर होते हैं, बेसिकली ये चीज़ें ओवर प्राइसिंग पे ओवर चार्ज करते हैं चीज़ों में। तो उसकी वजह से जो आम आदमी है बेचारा, जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शायद उस रिलीफ से रह जाता है। उसको ओवर जो एक मसनूई महंगाई उससे पैदा होती है। तो हमारा जो मकसद होता है, हम कोशिश कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है कि हर शॉप पे, हर छाबड़ी पे, हर रेडी पे जो रेट लिस्टें नुमायाँ हों, वहाँ पे लगी हुई हों। एक आम आदमी भी अनपढ़ भी है तो उसको लिखा हुआ नज़र आए कि ये इतने रुपए किलो है, कुछ भी है, जी। तो वो उसको उसी रेट पे मिल सके। क्योंकि हमारे मुनाफाखोर हैं, वो नहीं चाहते, मोस्टली लोग नहीं करते, इस पर अमल दरामद नहीं करते। तो इसलिए हमें उनको सुधारने के लिए समझ लें, बेसिकली ये पेनल्टी सुधारने के लिए होती है, ताकि वो आइंदा वो काम ना करें और जो चीज़ जिस रेट में है वो उनको उसी रेट पे वो आगे फ़रोख्त करें और जो आम आदमी है वो उससे महरूम ना हो, उसको रिलीफ मिल सके। बेसिकली इस पर काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी हद तक तहसील लेवल पे इसको हमने काफ़ी एफ़र्ट्स भी किए हैं। तमाम बेसिक कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं उसको हमने इंश्योर करवाया। इस तरह तमाम हमारे जो मेन बाज़ार्स हैं, टाउन है यहाँ पे, उन सारों में भी रेट लिस्टें वेज़ा करवा दी हैं और कोई 95% से मैं कहूँ तो अगर गलत नहीं होगा हमने करवा दी हैं। और बाकी 2-4% जो रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी इन कपल ऑफ डेज़ हो जाएंगी। तो उससे बेहतर है कि बेहतरी ये आएगी कि जो आम आदमी है वो उसको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अगर एक चीज़ जिस कीमत की है उसको वही मिलेगा तो मसनूई महंगाई पैदा नहीं होगी, जो कि मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ पैदा करते हैं। तो बेस में से फंक्शन ये है, सज़ा देना मकसद नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कब्ज़ा माफिया के खिलाफ? बिल्कुल, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ तो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि जितनी स्टेट लैंड है हमारी, उस पे जब मैं आया था तो हमने एक डायरेक्टरी एक उसमें बनाई है। डायरेक्टरी तमाम तहसील के मुआवज़ात और चकूक जो हमारे हैं 250 के राउंड अबाउट हमारे चकूक हैं,
तो उनकी डायरेक्टरी हमने इस्टेब्लिश की है। वो डायरेक्टरी बनाने के बाद जो जो बड़े मेजर चंक्स थे वहाँ से हमने उसकी जो रिट्रीवल स्टार्ट किया है स्टेट लैंड की, कि जो अरसा दराज से लोग कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करके बैठे हैं। हमारा मेन टारगेट जो है बड़े कब्ज़ा माफिया हैं। छोटे छोटे जो लोग बैठे हुए हैं घर बना के, वो जी ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, ना ही उनको हमने खाली कराना है। जो बड़े कब्ज़ा माफिया जिन्होंने बड़े स्टेट लैंड के चंक्स जो हैं उनको कब्ज़ा किया है, उसको हम रिट्रीव करा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने काफ़ी हद तक इसमें कई सौ एकड़ वागुज़र कराई भी है। और अभी रिसेंटली हमने दुनियापुर में 1200-1300 कनाल का एक बड़ा मेजर चंक था जो करोड़ रुपए की जायदाद है गवर्नमेंट की, वो रिट्रीव कराई है। और इस तरह से और भी सिद्धू वाली में भी और भी कई पॉइंट्स पे हमने जो बड़े बड़े मेजर चंक्स हैं, कई 100 एकड़ों में मोहित हैं, वो हमने कराए हैं। तो इससे काफ़ी बेहतरी आई है। और इससे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज भी हमने कन्वे किया है कब्ज़ा माफिया को कि आप इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है और इसको हम फॉलो भी कर रहे हैं, और हमारी भी तहसील लेवल पर यही पॉलिसी है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, और जो बाकी चंक्स रहते हैं या गवर्नमेंट स्टेट लैंड जो कब्ज़े में है उसको इंशाल्लाह वागुज़ार कराएंगे। सर माशाल्लाह, आप तहसील के ऑफिसर हैं, तो लियाकतपुर को खूबसूरत बनाने के लिए कोई पार्क्स वगैरह भी बन रही हैं, और खूबसूरती के हवाले से इस हवाले से गाइड कीजिएगा। जी, ब्यूटिफिकेशन के लिए हम काम तो कर रहे हैं इसमें। अब जैसे अभी हमारा जो मेन पार्क था यहाँ पे, इसकी बड़ी बुरी हालत थी, पहले आपने शायद इसको देखा होगा। हमने कोशिश की है कि इसको बेहतरी इसमें लाएं, तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। इसको हमने मेंटेन किया है, ब्यूटीफाई किया है। इस तरह छोटे छोटे बाकी पार्क्स भी हैं, मैंने उसमें भी 3-4 मेन जो शहर के अंदर उन पर भी काम किया है। उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कराई है, उनकी ब्यूटिफिकेशन कराई है, वो ग्रीनरी दी है लोगों के लिए, ताकि लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का एक माहौल है, बच्चों के लिए झूले वगैरह वो बेहतरी है। तो मतलब उससे काफ़ी बेहतरी आई है, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना है, लोगों के लिए एक फ्री टाइम जो उनका लाइयर टाइम है वो उसमें आ सकते हैं, फैमिलीज उसमें आ सकती हैं। तो इस पर हमने काम किया भी है, मज़ीद भी इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे ताकि शहर के लोगों के लिए बेहतरी हो, उनके लिए। अरशद साहब, आपको इस सफ़र में असिस्टेंट कमिश्नर बनने के सफ़र को किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो आई होंगी लाइफ में। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, इसी तरह सभी की ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन बेसिकली अपने उन मुश्किलात, यही आपकी, मैं अगर दूसरी तरफ से देखे रहें इसको देखें, तो मुश्किलात ही बेसिकली आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है। मुश्किलात अगर ना हो तो शायद आप लेज़ी हो जाएं, आप एक्टिव ना हो। जब मुश्किलात आती हैं तो वो आपको एक धक्का लगाती हैं, शायद धक्का मारती हैं कि आपने ये करना है। अगर नहीं आपको आएंगी तो फिर आप उसे एक रूटीन पे, एक उसी चेंजेस नहीं आएंगी, आपकी सोच में तब्दीली नहीं आएगी। जब तक सोच में तब्दीली नहीं आएगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जब सोच में तब्दीली आती है तो इंसान कुछ करता है। तो मुश्किलात इसलिए भी मैं कहता हूँ ज़रूरी है। वैसे तो पूरी लाइफ ही एक मुश्किल ही है, आप समझ लें, इसको मुश्किल का नाम ही लाइफ है। बट वो जो आपकी लाइफ में एक ख़ास स्टेज पे मुश्किलात आती हैं, वो एक फॉर्मेटिव फेज़ होता है आपका, तो वो इसलिए आती हैं कि शायद आपको ऊपर उठाना होता है उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ मुश्किलात ने मुझे बड़ा कुछ सिखाया और फिर उसको आगे मुझे ले जाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में असातिज़ा का कितना किरदार है, और आपके वो उस्ताद जो आपको आपके यादगार हों, याद करते हों? मैं चाहूँगा हाँ उनके नाम बिल्कुल, शामिल देखिए करें। ना, ये पेरेंट्स के बाद उस्तादा ही होते हैं, और वो भी उस्तादा भी पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उस्तादा का किरदार ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि आपकी बेसिक, ख़ास तौर पर मैं स्कूलिंग की बात करूँ जी तो जो स्कूलिंग के लेवल पे मैंने जो अपने जो हमारा हाई स्कूल था बेसिकली, उसमें जो बेसिकली मिडिल तक जो मैंने तालीम हासिल की, तो बड़े बड़े अच्छे उस्तादा थे जिन्होंने बड़ा हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें डिसिप्लिन बनाया, हमें बुनियादी जो अक़दार थी, अखलाकी अक़दार वो सिखाई। देखिए, एजुकेशन सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम तो नहीं है ना, इस वे ऑफ लिविंग है, कैसे आपने रहना है, कैसे आपको एक अक़दार सिखाती है एजुकेशन। बेसिकली बड़े छोटे की तमीज़ सिखाती है, गलत सही में फ़र्क सिखाती है। तो हमें जो हमारे पुराने उस्तादा थे, हमें बड़े अच्छे, हमारे प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे जो थे, सफदर साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया। हमारे पीटी टीचर थे, उन्होंने, उनकी वजह से हम बड़ा फ़िज़िकल बड़ी एक्सरसाइज करते थे और बड़ा वो हमें फिट रखते थे। असम्बलीज़ में हमें करवाते थे एक्सरसाइज, वो याद रह गई हैं। इसी तरह से हमारे एक उर्दू के टीचर होते थे, वो हमें, उन्होंने स्कॉलरली एक जो चीज़ें हमारे अंदर आई, जो अदब से कुछ ताल्लुक़ बना, वो उनकी वजह से बना। वो हमें बड़ी अच्छी हैंड राइटिंग लिखना सिखाते थे, जब तब तख्तियों का एक टाइम था उस वक्त। तो वो उनके, मैं आज भी याद करता हूँ, अगर शायद वो ना होते तो हम लिखना हम ना सीख सकते, ना सीख पाते। और अगर वो दूसरे हमारे पीटी टीचर ना होते तो शायद हम आज उस तरह, हमें वो चीज़ें, हमें अपने आप को फिट, डिसिप्लिन रखने के लिए वो चीज़ें ना सीख पाते। हर स्टेज पे, ना सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आप हर चीज़, हर टीचर ने, हर हमारे जो उस्तादा कराम है, वो बड़ा कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं। तो वो मेरा ख्याल हर स्टेज पे इंसान सीखता है। तो वक्त के साथ साथ वो, अब जैसे जैसे आपकी मेंटल मैच्योरिटी आती जाती है, आप साइकोलॉजिकल मैच्योर होते जाते हैं, तो हर स्टेज पे हर उस्ताद का एक अहम किरदार होता है। मैं समझ बिल्कुल। और इस सफ़र में दोस्तों का कितना साथ रहा?
हाँ, दोस्त तो बड़े ज़िंदगी का असासा होते हैं, ज़ाहिर बात है। जी। दोस्तों का तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं बड़ा सिलेक्टिव मेरी दोस्तियाँ होती थी शुरू से ही। ठीक। मैं तो ये क्लास में है तो कोई एक आध दोस्त होता था मेरा, तो ये लेकिन दो दोस्त होता था वो बहुत ज़्यादा दोस्त होता था, ऐसे था। तो इस तरह से वो दोस्तों की बड़ा वाकई बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि आपका पीयर ग्रुप जो होता है जिसके साथ आपने ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, वो आपकी हर चीज़ में असरअंदाज होता है। वो आपके लिए कोई नेगेटिविटी की तरफ से ले जा सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है। तो ज़्यादा पॉजिटिव किरदार रहा दोस्तों का, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। अच्छा साहब, असिस्टेंट कमिश्नर के पास कितना इख्तियारात होते हैं? इख्तियारात के साथ मैं अक्सर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती हैं, ठीक। क्योंकि जो इख्तियारात होते हैं वो ज़िम्मेदारियाँ लाते हैं। इख्तियारात जो हैं सिर्फ हमें नज़र आते हैं कि इख्तियारात हैं, बेसिकली वो ज़िम्मेदारी होती है। ठीक। और ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभाना, जितनी आपको पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो लिमिटेशन दिए गई हैं, उनके अंदर आप रह कर निभाना, तो यही इख्तियारात होते हैं, यही आपकी ज़िम्मेदारी होती है बेसिकली। तो उसका बेहतर इस्तेमाल, पॉजिटिव इस्तेमाल करना ही आपको मेरे ख्याल में सिखाया जाता है, और वही आप कर सकते होते हैं। इख्तियार भी उतने ही हैं जितनी ज़िम्मेदारी हैं। अच्छा साहब, तालीम हासिल करने के बाद एक माइंड होता है कि लाइफ में क्या बनना चाहूँगा, तो आपका ये शौक़ था कि मैं CSP ऑफिसर बनूँ? नहीं, मेरा कभी ये शौक़ नहीं था। अच्छा। मैं शुरू से ही ना बेसिकली एकेडमिक्स में जाना चाहता था, यानी मैं पढ़ाना चाहता था, टीचर बनना चाहता था। ठीक। आप टीचर समझ लें उसको, या कुछ लेक्चरर प्रोफेसर। समझ लें, कुछ भी समझ लें उसको। और मैंने उसके लिए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू भी की थी। लेटर ऑन जब मेरे एक माइंड में डाइवर्जन आया तो मैंने कहा मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। मैं लॉ भी इसलिए किया कि मैं लॉयर बनना चाहता था, ये मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक। लेकिन ऑब्वियसली जैसे इंसान लाइफ में उसकी शिफ्ट आते हैं माइंड में, तो फिर एक स्टेज पे आया कि नहीं, हमें ये सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, इसका एग्ज़ाम देना चाहिए। फिर मैंने ये ज्वाइन किया, वो दोनों स्विच किए हैं, इसको ज्वाइन कर लिया। आप सारा दिन काम करते रहते हैं, संडे की बात करें तो संडे को भी आप काम करते हैं? हाँ जी, यूजुअली, क्योंकि आपको पता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम में हमें जी। मोस्ट ऑफ द टाइम संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती हमें। ठीक। तो हम शायद 24/7 नहीं, 24/8 ही समझें इसको। हम हर वक्त टाइम में लगे होते हैं, संडे को भी हमें छुट्टी नहीं मिलती। अगर हम संडे को दिन में घर में भी हैं तो हम ऑन कॉल, ऑन फ़ोन, हम काम पे ही होते हैं। कि लोगों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उनको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, हमने कॉल भी अटेंड करनी होती है। तो क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का मकसद भी यही है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों की बात सुनना, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करना जितनी कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्स में। तो छुट्टी तो नहीं होती, लेकिन ये आप एक फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं, एक आपका जो समझ लें एक आपकी जॉब भी है, नौकरी भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपका मेरे ख्याल में आप दूसरा मजहबी फ़रीज़ा भी आप इंसान अंजाम दे रहे हैं कि लोग खिदमत कर रहे हैं तो नेकी भी कर रहे हैं आप साथ-साथ। तो डबल ट्रिपल आपको फ़ायदा भी हो रहा होता है, जो हमें ज़ाहिर काम करने से फ़ील नहीं होता, हम उसको बर्डन समझ रहे होते हैं। सोने से पहले सारे दिन का जायज़ा लेते हैं? हाँ, इसे कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस तो मैं डेली करता हूँ, अच्छा। क्योंकि नेचुरल है ना, बेसिकली एक जी। कोई चीज़ एक आपके अंदर इनसाइड बैठी है ना, वो आपको कैथारसिस करने में मजबूर करती है। तो मैं ये समझता हूँ जो कैथारसिस करता है वो डेली बेसिस पे अपना एनालाइज कर लेता है, ऑब्जर्व करता है अपनी चीज़ें कि मैंने दिन में क्या किया, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, या मैंने जो चीज़ की ठीक की है कि नहीं की। बेसिकली एक जिसे आप अंदर एक चीज़ होती है आपके, वो आपको बताती है कि आपने ये ठीक किया, ये गलत किया। तो ऑब्वियसली नेचुरल है, सोने से पहले आप जो लेटते हैं तो दिन की चीज़ें आपको वो रिकॉल होती रहती हैं, और अगले दिन की भी होती रहती हैं। तो वो ऑब्वियसली वो नेचुरली आपको आती रहती हैं, तो उसमें करते हैं आप। अच्छा सर, पर्सनल बात करूं तो आप सिंगल हैं अभी तक? हाँ, अभी सिंगल हूँ। शादी का नहीं सोचा आपने? बस पहले टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह आप सोच रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ फरमाएं। अच्छा सर, जब आपको पहली सैलरी मिली थी तो आपने क्या ख़रीदा था? मैंने कोई प्लान तो नहीं बनाया था सैलरी का, लेकिन अच्छा। ये है कि बस मैंने घर वालों को दे दिए थे पैसे, अच्छा। कि वो उस पर मतलब एज ए गिफ्ट उनको दे दिया कि आप लोग जो करना क्योंकि चाहिए। इंसान को खुशी होती है ना कि मेरी लाइफ की जो जॉब है, पहली सैलरी, तो बहुत इंसान एक्साइटेड होता है। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना कि हम घर वालों को दे दिया कि वो उसमें कुछ भी शॉपिंग करना चाहें कर लें। वो मैंने उस पर खुद अपने लिए कुछ नहीं सोचा था। अच्छा, आपको ट्रैवल करना पसंद है? ट्रैवल करना पसंद था, लेकिन अब नहीं पसंद, क्योंकि शायद एक स्टेज पे लाइफ में आप ट्रैवल करना आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप करते हैं, आपका एक पैशन होता है। लेकिन अब शायद इतनी एक एज के साथ साथ आपको ना वो ठहराया होता है, आप उसमें उतनी नहीं होती। लेकिन ऑब्वियसली आप आउटिंग तो अच्छी लगती है, कहीं आप विज़िट करना चाहें, जाना चाहें, आउटिंग करें तो वो बेहतर है। उससे एक माइंड मेंटली भी आपको एक रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा आप सोच में भी तब्दीली आती है। तो ये सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। पाकिस्तान के कौन से शहर आपको अच्छे लगते हैं? मैं 5 साल इस्लामाबाद में रहा हूँ। सबसे अच्छा मुझे लेकिन देखने में भी अच्छा लगा, रहने में भी अच्छा लगा, और पीसफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है। तो इस्लामाबाद बहुत अच्छा शहर है।
कैपिटल भी है पाकिस्तान का। लाहौर भी बहुत अच्छा है, लाहौर में भी मेरा बड़ा अच्छा अरसा गुजरा। तो इन 2 शहरों में सबसे ज़्यादा टाइम गुजरा है मेरा। जो आप समझ लें कि अगर 5 साल इस्लामाबाद रहे तो 7 साल लाहौर रहे। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, लेकिन वैसे मुझे जो पर्सनली पसंद है वो इस्लामाबाद है। अपना शहर तो पसंद है ही है ऑब्वियसली, वो तो पहले है ना। अपना शहर, अपना जो आपका गांव होता है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, उससे अटैचमेंट होती है। कभी फॉरेन कंट्री विज़िट किया? नहीं, मैं फ़ॉरेन कभी नहीं गया। पाकिस्तान के कल्चर को कैसे देखते हैं? मैं चाहूँगा आप डिफेंड करें। देखिए, जब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि जब इस्लामाबाद में थे, मैं जो है कज़िन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ता रहा जी। तो वहाँ से तमाम जो एरियाज़ हैं हमारे, तमाम प्रोविंसेस जो हैं हमारे, तमाम फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं। हर कल्चर का बंदा, मेल फीमेल सारे आते थे और एक रिप्रेजेंटेशन होती थी वहाँ पे। तो वहाँ हर कल्चर की इंटरमिंगलिंग थी। हम बैठते थे एक ही क्लास में, एक सिंधी भी बैठा हुआ है, बलोच भी बैठा हुआ है, पठान भी बैठा हुआ है, पंजाबी भी बैठा हुआ है, सराकी भी बैठा हुआ है, कश्मीरी भी बैठा हुआ है, उर्दू स्पीकिंग भी बैठा हुआ है। हर तरह के लोग थे। तो आप समझ लेना कल्चरल इंटरमिंगलिंग जो सबसे ज़्यादा होती है वो कज़िन इस्लामाबाद में होती है। हर तरह के लोग होते हैं। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद वही लोग जो हैं वही हमारे, उसी तरह की डाइवर्सिटी हमारी गवर्नमेंट्स में भी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी है। तो ये कल्चर तो हमारा बड़ा डाइवर्स किस्म का है, लेकिन डाइवर्सिटी इज़ ब्यूटी वाली बात है। तो ये अच्छी बात है। इसी से ही यही डेमोक्रेसी का भी एक हुस्न है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें ओपिनियन होती है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, हर एक को अपना हक हासिल है, वो ओपिनियन दे सकता है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान की बेस्ट एग्जांपल है इसकी। अरशद साहब, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मैंने पहले भी शायद आप बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैंने कहा था कि सेटिस्फेक्शन बेसिकली आपकी कामयाबी है। मैं हर बंदे की अपने एक सोच है। मैं समझता हूँ कि इत्मीनान जो है आपका वो कामयाबी है। और नाकामयाबी को कैसे देखते हैं? और जिस चीज़ में आप मुतमिन नहीं है वो नाकामी ही है बेसिकली। आप मेरी ज़रा डिफरेंट डेफिनेशन, हर एक बंदा डिफरेंट तरीके से देखता है कि जिस चीज़ में भी आप मुतमिन हो जाएं, आप कंटेंटेड हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, वो आप समझिए आपकी कामयाबी है। कि आप असल इतना करना चाहते थे, उतने भी आप खुश हैं, तो बेसिकली आपकी कामयाबी है। और जिस पे आप इत्मीनान नहीं आपको, वो आप नहीं कर पाए जो करना चाह रहे हैं, तो आप नाकाम है बेसिकली। गुस्सा आता है आपको? कभी कभी नेचुरल है, ह्यूमन ये ट्रेट है बेसिकली, कभी कभी आता है। माफ़ कर देते हैं? ज़्यादा माफ़ कर देता हूँ। रिलैक्सेशन दे देते हैं? हाँ, रिलैक्सेशन इन प्रिंसिपल दे देते हैं, जिस चीज़ में नहीं देनी चाहिए नहीं देते। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, ख़ास तौर पर लियाकतपुर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, मेरा तो ये समझना है कि, और सोचना भी यही है कि मेरे ख्याल में दूसरे की जो इख्तिलाफ़ है उसको बर्दाश्त करना चाहिए इंसानों को। मेरा ख्याल दुनिया में सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो इसी वजह से है कि हम दूसरे को बियर ही नहीं करना चाहते। अपनी इख्तिलाफ़ राय को हम उसकी कंसीडर ही नहीं करते, हम असर्ट करते हैं अपनी बात को। तो अगर अगले बंदे की बात को, अगली इख्तिलाफ़ात जो नोट है उसको आप ज़रा सुन लें, समझ लें, तो शायद वो लड़ाई झगड़े और बड़ा हमारा माशरा पुरअमन रहेगा। और थोड़ी सी मेरा ख्याल एजुकेशन की ज़रूरत मज़ीद है, तब्दीली की ज़रूरत है सोच में, और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और यही मेरे ये रिक्वेस्ट है लियाकतपुर के लोगों को भी कि सोच में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपकी नेचुरली होती हैं। जब आप इख्तिलाफ़ी राय आप बियर करेंगे तो आपको एक चीज़ का जो ओरिजिनलिटी है जो असल सामने आएगी, तो उससे फिर चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, आपको पता चलता जाता है। इख्तिलाफ़ नहीं होता, झगड़े नहीं होते, अमन रहता है। सबके लिए मेरी यही पैगाम है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ भूल रहा था, तो जो आपने एमफिल की है और पीएचडी करें उसका थीसिस जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि लास्ट में मैंने बात की थी लेकिन वो बाई चांस रिमूव हो गया था। तो थीसिस आपको किस हवाले से जी था? बिल्कुल, वो एक मिसिंग लिंक रह गया जी कि मैंने बताया नहीं कि पीएचडी भी मैं कर रहा हूँ। हाँ, PhD अल्लाह का भी कर शुक्र है रहे मेरी हैं। नियर टू कम्प्लीशन है। जी बेसिकली मैं इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरा जो थीसिस है वो एक ज़रा स्कॉलरली काइंड ऑफ थीसिस है। मैं कर रहा हूँ बेसिकली हंटिंगटन सिविलाइजेशन पैराडाइम जो उसने दिया था, ठीक। उसको मैंने चैलेंज किया है, उसका काउंटर नरेटिव दे रहा हूँ। मतलब जो हंटिंगटन एक स्कॉलर था, अमेरिकन स्कॉलर था, उसने कहा था कि जो तहजीबें हैं वो आपस में लड़ेंगी मज़हब की बुनियाद पे और सकाफ़त की बुनियाद पे, कल्चर की बुनियाद पे। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तहजीबें जो हैं या ममालिक जो हैं उस पे नहीं लड़ेंगे, ये कंट्रोवर्सी है। उसने कहा था मुसलमान सबसे बड़ा सोर्स होगा लड़ाई झगड़े का दुनिया में। तो मैंने उसको चैलेंज किया है। मैंने कहा कि मुसलमान ना इसका सोर्स हैं और ना ही मज़हब किसी भी लड़ाई का सोर्स है। कोई भी मज़हब किसी
लड़ाई को इजाज़त नहीं देता, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे कोई दूसरा मज़हब है। इस्लाम तो बिल्कुल भी नहीं देता। तो उसको मैंने चैलेंज करते हुए अपना जो नया काउंट्स एंटीथेसिस जो है जी, वो लेके आया हूँ। वो इंशाल्लाह उसमें कंप्लीट होने वाला है। एक अच्छा वैल्यू एडिशन होगी और एक डिफरेंट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ये इसमें कामयाबी हासिल होगी। अच्छा सर, यहाँ पे ये चीज़ भी रह गई है कि अदब से कैसा तो लगाव है, किताबें पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं? अदब से बताया था कि स्कूल लेवल से ही कुछ टीचर्स की वजह से बहुत उसमें था, अटैचमेंट थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद थोड़ा उसमें कम हो गया। अभी ख़ास तौर पे जब से हम इसमें जॉब में आए हैं तो उसमें टाइम कम मिलता है, लेकिन जैसे ही कम टाइम मिलता है, थोड़ा मिले या ज़्यादा, तो कोशिश करते हैं किताबें पढ़ने की। शायरी भी पसंद है बिल्कुल, पोइट्री मुझे बड़ी पसंद है। फेवरेट राइटर पोइट्री में पोइट्री में? वैसे तो बड़े बड़े अच्छे शायर हैं। वैसे मेरा जो सबसे फेवरेट जो शायर है वो जॉन एलिया है। तो बाकी इस तरह से और भी डिफरेंट हैं। फराज अहमद फराज बड़े अच्छे शायर हैं। अल्लामा इकबाल इतने बड़े अच्छे हमारे शायर मशरक़ हैं। हर एक जो शायर है उसकी अपनी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। उसने हर एक ने अपने अपने एक नई फ़िक्र, नई सोच लेके आया है। शायद वो जिन जिन हालात में गुजरता है, जिन जिन एहसासात से वो गुजरता है, जैसे जैसे लाइफ गुजारता है, जिस तरह माशरा उसके साथ ट्रीट करता है, बिल्कुल वो शायर की जो सोच होती है, फ़िक्र, उसकी जो अशार होते हैं उसमें वही रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हर एक की डिफरेंट सोच है, डिफरेंट लाइफ गुजारी, डिफरेंट हालात में गुजरे, डिफरेंट असासियत है उनकी। तो वो हर एक की अपने अपने उस तरीके से उन्होंने नज़र आती हैं। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो लाइफ की बड़ी लर्निंग है, क्योंकि कोई भी अदबी काम है, कोई भी क्रिएटिव काम है, वो आप कुछ ना कुछ सिखाता है। आपके लिए एक एजुकेशन है बेसिकली। तो उससे काफ़ी चीज़ सीखते हैं आप, और उसमें थोड़ी हसासियत पैदा होती है। आप सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी की तरफ जाते हैं, इंसानियत की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो आपने एमफिल कथीर से लिखा हुआ है, किताब होगी, अब पीएचडी का लिख रहे हैं, वो भी किताब होगी। इससे हट कर कोई किताब लिखने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, ये सरप्राइज़ है, मैं लिख भी रहा हूँ। अच्छा। बल्कि इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने कहा ना, मेरे भी अदब से थोड़ा सा लगाव है, तो मैं अपनी चीज़ें लिखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ। शायद आजकल थोड़ा सा हटे हुए हैं उस चीज़ से, लेकिन टाइम कम मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह वो लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।